दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 6 मई और 2020 और आज की हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आप पूरा वीडियो देखिए और जो भी सजेशन हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कीजिए ताकि आगे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले जो न्यूज थी वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड को लेकर के थी। वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड को लेकर के थी। तो जो वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड है इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के द्वारा जो कि बॉम्बे मुंबई में स्थित है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो हम इसमें समझेंगे कि वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड होता क्या है, इसकी मदद से हमको क्या आसानी होगी, हम नया क्या कुछ कर पाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड को किसने विकसित किया है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, आगे अभी हम जानने वाले हैं कि मैग्नेटोस्फीयर क्या होता। तो यह अर्थ यानी पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युत क्षेत्र की संरचना व उसका बनावट कैसी है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसी है इत्यादि के बारे में हमें जानकारी इससे मिल सकेगी। तो अभी तक आप ये समझिए कि वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड के माध्यम से पृथ्वी के अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है इत्यादि के संबंध में हम इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपग्रह के चारों ओर प्लाज्मा जो विकसित होता है तो उस किस प्रोसेस से विकसित होता है उसके साइंस को भी हम इसके माध्यम से समझ सकेंगे। आप जानते हो पदार्थ की मुख्यतः तीन, ठोस, द्रव व गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। तो उन्हीं में से एक आपकी अवस्था है ठोस, द्रव, गैस के साथ आपकी एक चौथी अवस्था प्लाज्मा की भी होती है। तो इसमें जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं तो उपग्रह की चारों ओर जो प्लाज्मा विकसित होता है तो प्लाज्मा क्यों विकसित होता है कि हम विज्ञान को इसके माध्यम से समझ सकेंगे। तो पहला वन डायमेंशनल फ्लूइड जो आपका वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड है, इसके माध्यम से पहला हमको क्या आसानी होगी तो यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युत क्षेत्र की संरचना एवं बनावट के बारे में हमें बताएगा। दूसरा, उपग्रह के चारों प्लाज्मा के विकसित होने के विज्ञान को समझ सकेंगे। और तीसरा इसका यूज क्या हो सकेगा, फ्यूचर में अगर हमें कोई स्पेस जो अभियान कंपेन हम भेज रहे हैं तो हम भविष्य के अंतरिक्ष अभियान को भी सुगमता के साथ इजीली आसानी से इसके माध्यम से हम भेज सकेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगातार नए नए इन्वेंशन में लगे हुए, नए नए खोजों में लगे हुए। तो यह प्रिसाइज व कंट्रोलेबल लैब के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकता है। संक्षिप्त यानी और नियंत्रित प्रयोगशालाओं के माध्यम से हमारी भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी इसके माध्यम से पूर्ति हो सकेगी। अब हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर होता क्या है। तो ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का हम समझते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में क्या उपस्थित होता है, प्लाज्मा। मान लो ये आपका अर्थ है तो इसके चारों ओर ये आपका क्या है, अंतरिक्ष है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर यानी अर्थ के चारों ओर प्लाज्मा जो उपस्थित होता है तो ये प्लाज्मा जो कहाँ से आता है, इसके चारों जो प्लाज्मा आता है तो प्लाज्मा ये सूर्य, मान लो ये आपका सन है, इस सन से क्या चलती हैं, विंड चलती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को सोलर विंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर जो प्लाज्मा स्थित है
पृथ्वी के चारों ओर जो प्लाज्मा स्थित है और सूर्य से आने वाले जो सौर पौने हैं, सोलर विंड हैं, इनके बीच क्या होती है, यानी इनके बीच टकराहट होती है। और ये जो सोलर विंड होती हैं, ये सूर्य से निकल रही, ये पृथ्वी की ओर गति करती हैं। और इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति 300 से लेकर 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 300 से लेकर 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। तो इससे क्या होता है, यानी इससे जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी सूर्य के पवनों के द्वारा जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को सोलर मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता। और यही जब सोलर मैग्नेटिक फील्ड ये पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता? इंटर प्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसी को इंटर प्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। अभी इसके जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, उसकी हम संरचना को समझ लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो इस फिगर में ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, चुंबकीय मंडल है, उसको कई भागों में बांटा गया है। तो इनमें से ध्यान से समझिएगा, ये आपका बो शाख है। तो बो शाख, ये पहला वाला जो ये आपका ये बना हुआ इतना ये रीजन आपका क्या कहलाता? इसी को बो शाख के नाम से जाना जाता है। बो शाख के नाम से जाना जाता। और बो शाख के बाद तो दूसरी वाली जो ये आपकी पट्टी ये वाली गई है, इसी को इसके बीच वाले क्षेत्र को, जो ये वाला बीच वाला क्षेत्र है, उसी को मैग्नीटोपॉज के नाम से जाना जाता। इसी को किस नाम से जाना जाता? मैग्नीटोपॉज के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? मैग्नेटोपॉज के नाम से जाना जाता है। और फिर मैग्नेटोपॉज के बाद अगला आपका क्या होता? तो अगला ध्यान से समझिएगा, इसमें मैग्नेटोपॉज के बाद आपका दो चीज़ें होती हैं। एक आपका ये वाला क्षेत्र, यहाँ देखिए ये वाला क्षेत्र, इसी को क्या कहा जाता? इसी को इसके बाद वाला जो ये वाला क्षेत्र है, इधर वाला, ये सब आपका यहाँ तक का ये क्या कहलाता? ये आपका मैग्नेटोशीथ कहलाती है। मैग्नेटोशीथ कहलाता है। और मैग्नेटोशीथ के बाद अगला जो क्षेत्र होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, वो आपका क्या कहलाता? तो इसमें आपका ये आपका प्लाज्मा, ये आपका ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो प्लाज्मा स्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्लाज्मा स्फीयर के नाम से जाना जाता। और ये प्लाज्मा सीट है, जिसमें प्लाज्मा क्या होता? भरा होता है। और इसके अंदर वाला ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को क्या कहा जाता? प्लाज्मा स्फीयर। ये आपका एक ये दो हैं, इसी को प्लाज्मा स्फीयर के नाम से जाना जाता है। और ये प्लाज्मा सीट कहलाती। और इसका ये वाला पॉइंट लास्ट वाला न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। तो आपका मोटा मोटी आपको ध्यान रखना, जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है, उसको कई भागों में बांटा गया। उनमें से पहला बो शाख है। बो शाख क्या होता? तो ये पहला पार्ट अभी जो दिखाए थे फिगर में, पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, जब पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सोलर विंड से टकराता है, तो उसी को बो शाख कहा जाता। जब पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर किससे टकराता है? सौर पवनों से। सूर्य से आ रही पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आ रही पवनों से टकराता है, तो ये आपका पृथ्वी का ये मैग्नेटोस्फीयर है, ये पृथ्वी का, यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से जो पवनें आ रही होती हैं, तो ये सूर्य के पवनों से जब पृथ्वी का एक मैग्नेटोस्फीयर टकराता है, तो इसी से, यानी इसी को बो शाख कहा जाता है। तो बो शाख क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय मंडल क्षेत्र जब सोलर विंड से टकराता है, तो उसी को बो शाख के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने आपका फोटो में दिखाए थे मैग्नेटोपॉज। ये आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व सोलर विंड के बीच की पट्टी या सीमा होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व सोलर विंड के बीच, मान लो ये सूर्य पौने जो आ रही हैं, यहाँ पहुँची सूर्य पौने, ये पृथ्वी है, तो ये सोलर विंड व
पृथ्वी के जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच में एक पट्टी होती है। इसी पट्टी को किस नाम से जाना जाता? इसी को मैग्नेटोपॉज के नाम से जाना जाता है। अगला मैग्नेटोसीथ किसे कहा जाता है? तीसरा मैग्नेटोसीथ हो गया। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हुआ मैग्नेटोपॉज। मान लो ये आपका पहला वाला, आपका ये पहला जहाँ टकराई सोलर विंड, वो आपका क्या कहलाया? उसी को हमने कहा, उसी को बोसाक के नाम से जाना गया। अगला वाला ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया? तो हमने कहा इसी को मैग्नेटोपॉज के नाम से जाना गया। फिर हमने कहा मैग्नेटोपॉज के साथ साथ ये आपका ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटोपॉज हुआ, ये मैग्नेटोपॉज कहलाया। मैग्नेटोपॉज हुआ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच का भाग क्या कहलाता? इसी को मैग्नेटोसीथ के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटोसीथ के नाम से जाना जाता। अगला क्या है? नदन टेल लोब किसे कहा जाता? तो इसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो पृथ्वी की ओर होती हैं, ध्यान से समझिएगा। नदन ये आपकी ये मान लो ये आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की जो नदन वाली होती हैं और सदन वाली होती हैं, तो इनकी जो पूंछ होती है यानी पृथ्वी की ओर ही होती है, तो उन्हीं को ऐसी चुंबकीय रेखाएं जिनकी जो पृथ्वी की ओर होती हैं, यानी पृथ्वी की दिशा, पृथ्वी और इन चुंबकीय रेखाओं की दिशा एक जैसी होती है, पृथ्वी की ओर होती हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता? उन्हीं को नदन टेल लोब के नाम से जाना जाता। जो पृथ्वी की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात पृथ्वी से दूर होती, उन्हीं को सदन टेल लोब के नाम से जाना जाता है। सदन टेल लोब के नाम से जाना जाता। और अगला है प्लाज्मा स्फीयर। प्लाज्मा स्फीयर आपका क्या कहलाता? तो प्लाज्मा स्फीयर मैग्नेटोस्फीयर के अंदर का वह क्षेत्र, ये मैग्नेटोस्फीयर जो पृथ्वी का चुंबकीय मंडल होगा, उसी अंदर का क्षेत्र होगा जो आयन मंडल से प्रवाहित होने वाली, आप कई मंडल देखते हो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इन्हीं में आयन मंडल से प्रवाहित होने वाला जो प्लाज्मा होता है उसी को शोषित कर लेता है, उसी को प्लाज्मा स्फीयर के नाम से जाना जाता। तो ये मैग्नेटोस्फीयर क्या आपका प्लाज्मा स्फीयर है क्या? तो मैग्नेटोस्फीयर अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय मंडल का वह भाग या क्षेत्र जो आयन मंडल से प्रवाहित होने वाले प्लाज्मा को शोषित कर लेता, उसी को प्लाज्मा स्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने पहला इसमें कौन कौन से बताया? तो पहला हमने कहा बोसाक आपको बता दिए। दूसरा हमने कहा, दूसरा आपको कौन सा आपका बताए? तो दूसरा वाला आपका मैग्नेटोपॉज बता दिए। क्या बताए? दूसरा इसका जो भाग है ध्यान रखना, मैग्नेटोपॉज वाला है, PAUSE मैग्नेटोपॉज। और तीसरा इसका कौन भाग है? मैग्नेटोसीथ है। तो अगला हमने कहा मैग्नेटोसीथ है। और इसके बाद चौथा हमने इसका कौन सा भाग बताया? तो चौथा हमने कहा नदन टेल लोब है, जो पृथ्वी की दिशा की ओर होता है, पृथ्वी की इसकी चुंबकीय रेखाएं पृथ्वी की ओर होती, उसी को नदन टेल लोब कहा जाता। उसके बाद जो पृथ्वी से दूर होती है चुंबकीय रेखाएं, उन्हीं को सदन टेल लोब कहा जाता। तो ये 5 हो गए। और छठा है आपका प्लाज्मा स्फीयर। तो प्लाज्मा स्फीयर क्या? ये आयन मंडल से प्रवाहित होने वाले प्लाज्मा को शोषित जो कर लेता है पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर का भाग, वही क्या कहलाता? प्लाज्मा स्फीयर कहलाता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आपका हमने बताया इसमें जो ये आपका इसका आविष्कार किया गया है 1 डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड का, तो ये किसने किया था? तो हमने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका 1971 यानी 1971 में इसकी स्थापना की गई। और यह DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और यह मुंबई में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म की कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला भी जो अन्य न्यूज में था, तो ये डिस्कस थ्रोवर जो थी संदीप कुमारी, इनके ऊपर वाडा क्या विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय
खेल एजेंसी है, ये आपका अगर आप अवैध तरीके से दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाती है। तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट ये करवाती, तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1999 में की जाती है। तो ये हुआ क्या, अभी संदीप कुमारी जो डिस्कस थ्रोअर थी, इनको 4 साल के लिए खेल खेलने से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब किसी भी प्रतियोगिता में ये भागीदारी नहीं कर सकेंगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका ये हैं, ये फोटो में देख लीजिए, ये आपकी कौन है, यही आपकी संदीप कुमारी हैं, डिस्कस थ्रोअर। तो ध्यान रखिएगा, ये संदीप कुमारी हैं, डिस्कस थ्रोअर हैं। अगला हम देख लेते हैं, ये अगला जो न्यूज में था लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम। तो लेबर इंटेंसिव इसी को श्रम गहन कार्यक्रम भी कहा जाता। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी आपने देखा कोरोना महामारी के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में जो लोग विदेशों में रहते थे वो अपने अपने यानी गृह राज्य की ओर आ रहे हैं। तो उसी में से आपका झारखंड में आप देखोगे इस समय बेरोजगारी चरम पे है, 47.1% की बेरोजगारी कायम है, जबकि पूरे इंडिया की औसत बेरोजगारी दर 23.5% है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, यानी ये झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें 3 कार्यक्रमों को शामिल किया गया। पहला आपका बिरसा हरित ग्राम योजना है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो 2 लाख एकड़ भूमि पर वनीकरण किया जाएगा। तो कितनी भूमि पर, 2 लाख एकड़ भूमि पर वनीकरण किया जाएगा और इसमें 5 लाख परिवारों को लगाया जाएगा और प्रत्येक परिवार ये कहा जाएगा 100 फल वाले पौधों का वो संरक्षण, परिरक्षण, अभिरक्षण, उसकी देखभाल करें। तो इसके लिए आपका रोजगार इस प्रकार सृजित किया जाएगा। तो ये पहली आपकी थी, आपकी बिरसा हरित ग्राम योजना। 2 लाख एकड़ भूमि पर वनीकरण किया जाएगा, 5 लाख परिवारों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया और प्रत्येक परिवार 100 फल देने वाले पौधों की देखभाल के लिए लगाया जाएगा। दूसरा आपका है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। तो नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये भी आपका ध्यान रखिएगा। ये आपका कितने लाख एकड़ भूमि पर, तो इसके अंतर्गत 5 लाख एकड़ भूमि को जो खेती करने योग्य है वहाँ पर सिंचाई को उपलब्धता के लिए जल यानी प्रबंधन का उपाय किया जाएगा। इसमें जल भराव से लेकर यानी जल वाटर रिचार्ज, जल प्रबंधन के लिए हर तरीके की जल यानी संचय का कलेक्शन, संग्रह करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके माध्यम से कई लोगों को यहाँ लगाया जाएगा और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये दूसरा था नीलांबर पीताम्बर। दूसरा आपका कौन था, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। और तीसरा है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। तो पूरे झारखंड में आप देखोगे यानी 4300 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो ये 4300 ग्राम पंचायतें हैं और संपूर्ण ग्राम पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान को निर्मित कराया जाएगा। तो ये 3 योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाएगा, यानी रोजगार सृजित कराया जाएगा। ये आपका मैप में, भारत के मैप में देख लीजिए, झारखंड है। झारखंड की राजधानी आप सभी लोग जानते हो, ये आपकी क्या है, रांची। ये आपका कौन सा शहर है, ये आपका झारखंड है जो आपको ये दिख रहा मैप में। ये आपका क्या है, झारखंड को बनाया गया है। और झारखंड कब अलग हुआ है, तो ये 2000 ईस्वी में झारखंड, आप देखते हो कि झारखंड कब अलग हुआ, तो ये झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग एक पृथक राज्य के रूप में बना हुआ। पहले झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का हिस्सा था। अब हम झारखंड का बॉर्डर किससे आपका साझा करता है उसको देख लेते हैं। तो उत्तर में आप देखिए यहाँ पर इसका बॉर्डर किससे झारखंड का साझा करता है, तो झारखंड देख लीजिए, ये आपका बिहार है। बॉर्डर देख लेते हैं, ये आपका बिहार है, ये आपका यूपी का हल्का सा टच करता, छत्तीसगढ़ से भी टच होता और आपका ये उड़ीसा से टच होता। और ये आपका इधर वाला देखिए, ये आपका कौन सा है, झारखंड के वेस्ट बंगाल है। तो ध्यान दीजिएगा इतने राज्यों से इसका बॉर्डर शेयर होता है। कौन कौन, तो झारखंड का बॉर्डर किससे किससे शेयर होता, तो आपका बिहार से अलग हुआ तो बिहार तो शेयर करेगा ही, यूपी अपना शेयर करता है और यूपी के बाद आपका और कौन राज्य से बॉर्डर शेयर होता, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच नहीं करता और आपका ये आपका छत्तीसगढ़ इससे बॉर्डर शेयर करता और नीचे उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल ये बॉर्डर शेयर करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर आपका पलामू,
या इसी को बेतला नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी चर्चा में रहता। बेतला या पलामू कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड में है। आगे देखते हैं, ये आपका आगे ये झारखंड का ही मैप है। अगला जो न्यूज में था ये आपका कोरोना किलर 100 को लेकर था। तो एक कोरोना किलर जो 100 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोरोना किलर 100 को लेकर के क्या था, न्यूज में था। तो ये आपका है क्या? तो ये एक आपका ध्यान दीजिएगा, इसको किसने बनाया है तो पहले समझ लेते। एक आपका इंडियन फर्म है, उसी इंडियन फर्म को क्या कहा जाता? गरुड़ एरोस्पेस के नाम से जाना जाता। और या अनमेड एरियल व्हीकल जो है उसको निर्मित कर रही। तो ये पब्लिक प्लेस को, चूँकि पब्लिक प्लेस अभी आपको कोविड-19 की महामारी विश्व स्तर पर व्याप्त है, तो भारत में जो पब्लिक प्लेस है उसी पब्लिक प्लेस में ध्यान दीजिएगा, भारत में पब्लिक प्लेस में यानी डिसइंफेक्ट उसको विसंक्रमित करने के लिए इस कोरोना किलर 100 नामक अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये आपका पेलोड कैपेसिटी कितनी है? तो एक बार में 15 से 20 लीटर के विलयन के साथ स्प्रे कर सकता, यानी क्षेत्र को भी संक्रमित कर सकता। तो 15 से 20 लीटर इसमें पेलोड कैपेसिटी भरी जा सकती। और फ्लाइट ड्यूरेशन कितना है? तो ये जो आपका फ्लाइट हो सकता वो 40 से 45 मिनट का टाइम में फ्लाइट हो सकता है, यानी इतनी देर आपका फ्लाइट करता रहेगा। और मैक्सिमम हाइट एक कितनी ऊंचाई वाली छतों या इमारतों को ये इन्फेक्ट कर सकता? तो ये 450 फीट ऊंची इमारतों में डिसइंफेक्ट कर सकता है। और ये प्रत्येक दिन, एक प्रकार का ये ड्रोन है, तो प्रत्येक दिन या 20 किलोमीटर की दूरी आपका तय कर सकता है कोरोना 100 किलर। अब तनिक हम फोटो देख लेते हैं कोरोना 100 किलर। ये आपका है, ये फोटो आपका है, कहाँ गया? आजा, ये आपका फोटो कोरोना किलर 100 का है। तो देख लीजिए इसकी बनावट आपकी कैसी कैसी है। तो ये आपका कोरोना किलर 100 का फोटो है। आगे देख लेते हैं अगला। ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो पहला क्वेश्चन यही है। ये आपका भी वही आपका रीजन पता है, कोविड-19 की महामारी से लोगों को बचाने के लिए जो भारत विदेशों में फंसे हुए, खासकर मालदीव देश में जो भारतीय फंसे हुए, उन्हीं को निकालने के लिए, वापस लाने के लिए, यानी कौन सा? इंडियन नेवी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया। ये मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाएगा। और इसके लिए भारत के 2 INS यानी जहाज को भेजा गया, एक जलस्व और दूसरा मगर। और जलस्व की विशेषता है यह आपका जल व स्थल MPVS है, यानी जल व स्थल दोनों में चल सकता है। दूसरा INS मगर, इन दो को यहाँ पर भेजा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। INS जलस्व, INS मगर दोनों को लॉन्च किया गया है। जो INS जलस है ये आपका अमेरिका से खरीदा गया था। और जब खरीदा गया था तो इसी को ट्रेंटन के नाम से जाना जाता था। और लेकिन बाद में इसका नाम INS भारत ने INS जलस्व कर दिया है। अब यहाँ से जो लोगों को लाया जाएगा तो केरल के कोचीन नामक शहर में इनको क्या किया जाएगा? सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो मैप में देख लीजिए, ये आपका कोची है और यहाँ पर आपका ये मालदीव है और मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ आपका श्रीलंका है, इसके बीच एक जल संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी जल संधि को पाक जल संधि कहा जाता है। तो यहाँ 2 जहाज गए हैं, एक जहाज यहाँ मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भेजा गया INS जलस और दूसरा मगर, इनसे यहाँ लोगों को लाया जाएगा। एक कोचीन केरल है, तो कोचीन केरल में यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये लिखा भी है, INS आपका जलस्व है और दूसरा INS मगर है। अगला देख लेते हैं। हाँ, आगे आइए। डू नॉट फॉरवर्ड कंपेन
ध्यान दीजिएगा, डू नॉट फॉरवर्ड कैंपेन अभी शुरू किया गया। तो डू नॉट फॉरवर्ड कैंपेन किसके द्वारा ये आपका शुरू किया गया? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डू नॉट फॉरवर्ड कैंपेन ये टिकटॉक ने शुरू किया है कि डोंट फॉरवर्ड, यानी जो कुछ भी है वो फॉरवर्ड ना करें। तो पूछा जा सकता डू नॉट फॉरवर्ड कैंपेन टिकटॉक के द्वारा शुरू किया गया। और टिकटॉक आप जानते हो कहाँ आपका ये आपका टिकटॉक आप वीडियो बनाने हो ये सब आपका होता है। और ये आपका किसके द्वारा इसको टिकटॉक को विकसित किया गया? तो ये चाइना के द्वारा टिकटॉक को विकसित किया गया है। तो आपका अगला देख लेते हैं। तो न्यूज में और क्या था? ये फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग बस शुरू की गई है। तो ये कहाँ शुरू की गई? तो ये मुंबई, ध्यान दीजिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई। तो पूछा जा सकता भारत में कोविड-19 टेस्टिंग बस पहली ऐसी कौन है, कहाँ शुरू की गई? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे या मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई है। अगला आपका क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है कि अभी पुलित्जर पुरस्कार 2020 की आपकी क्या की गई? अनाउंसमेंट, उद्घोषणा की गई। तो इनमें से जम्मू कश्मीर के 3 आपके फोटो जर्नलिस्ट को भी आपका फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में क्या किया गया? नवाजा गया है, पुरस्कार दिया गया। उनमें से कौन है? चन्नी आनंद है, मुख्तार खान है, दर यासिन है। तो कौन है इसमें? चन्नी आनंद है, मुख्तार खान, दर यासिन को चुना गया है। तो इसको हम फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आपका पहले व्यक्ति कौन है? ये वाले व्यक्ति कौन है? ये दर यासिन है। ये आपका मुख्तार खान है, दर यासिन, ध्यान से फोटो देख लीजिए, ये दर यासिन है। ये आपका कौन है? मुख्तार खान है। और अगले कौन है आपका? चन्नी आनंद है। तो ये आपका ये कौन है? ये आपका दर यासिन है, ये आपका दर यासिन है, ये आपका मुख्तार खान है और चन्नी आनंद है। चन्नी आनंद, इन 3 व्यक्ति को क्या किया गया? फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ एक फ़ोटो और आया था उसका, ये इनको देखिएगा। ये असल में ये आपका इसका PDF शायद एक पेज छूट गया है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस इसमें कर लेते हैं। ये आपका, तो ये कौन है? ये आपके हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, जो आपके ये हैं, ये आपका IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है आपका प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। ये कौन है? सौरभ लोढ़ा साहब हैं। तो सौरभ लोढ़ा साहब क्यों इम्पोर्टेंट हैं? तो IIT बॉम्बे के हैं सौरभ लोढ़ा। तो इनको किया, ये आपका नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए इन्हें यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता, ये आपका यंग करियर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक हैं और ये आपका प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे के, और इनको 2020 का यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला हम देख लेते हैं, भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला हैं जिनका नाम क्या है? मनीषा सिंह। ये इसमें छूट गया लेकिन बता दे रहे हैं। मनीषा सिंह को क्या किया गया? OECD जो कि पेरिस में स्थित है, OECD में राजदूत या इनवो के रूप में नियुक्त किया गया। तो पूछा जा सकता भारतीय मूल की अमेरिकी महिला मनीषा सिंह को OECD पेरिस में आपका क्या किया गया? राजदूत के रूप में तैनात किया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और सबसे लास्ट आपका जो आज का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते। आपका अभी एक प्रोग्राम चर्चा में काफ़ी आपका है, ये PIB में भी था, हैशटैग, ध्यान दीजिएगा, हैशटैग इज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी प्रोग्राम, हैशटैग इज स्टैंड विद ह्यूमैनिटी और आपका प्रोग्राम। तो ये पूछा जा सकता है, ये हैशटैग स्टैंड विद ह्यूमैनिटी प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसके पहले आपका एक बॉडी काफ़ी चर्चा में आपका डिस्कस भी कर चुके, तो पीछे के जो नए हैं वीडियो कृपया पूरे देखिए। तो आपका ये ट्राइफेड के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया है, यानी इसको लॉन्च किया गया, ये आपका प्रोग्राम, और मदद ली जा रही है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा।
आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा, और यह जनजाति लोगों को, जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हैशटैग स्टैंड विद ह्यूमैनिटी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।